गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रेप आइडिया में। मैं लेके हाजिर हूँ डेली के 5 खबर। आज की जो पहली खबर है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जल संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे कि फलाना आइसबर्ग पिघल गया तो वहां समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, तो आने वाले समय में पेयजल संकट होने वाला है। तो उसी पेयजल संकट को कम करने की दिशा में, जल को संरक्षित करने की दिशा में केंद्र सरकार पिछले साल से एक जल संरक्षण पे अभियान चला रही है। उसी का जो दूसरा वर्जन है वो इस साल लॉन्च हुआ, जिसको लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो उस अभियान का एक हिस्सा है कैच द रेन अभियान। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैच द रेन के बारे में। कैच द रेन अभियान ये क्या है? ये बारिश की बूंदे सहेजने का अभियान है। जो बारिश होती है उसका जो जनरली हम क्या देखते हैं कि बारिश हुई, वो आपके शहरों में पानी भरा और नाली के थ्रू नाले में गया, नाले के थ्रू नाले में गया और जाके आके नदी में गिर गया, नदी से समुद्र में चला गया। तो क्या होता है, वो पानी का वेस्टेज हो जाता है। इसी के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो बारिश का पानी हो उसका हम संचय कर सके। ठीक है, और ये किस अभियान के तहत है? जल शक्ति अभियान, जो पिछले साल भी चला था और इस साल भी जल शक्ति अभियान चला। उसके अंदर ही एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कैच द रेन प्रोग्राम। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है बारिश की बूंदों को सहेजना तथा मॉनसून। ये लॉन्च किया गया था आपको 22 मार्च, जिस दिन जल दिवस होता है। ठीक है, 22 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य कब तक है? कब तक ये अभियान चलेगा? 30 सितंबर तक। ठीक है, और इसमें क्या है कि मॉनसून इस पीरियड में आ जाता है, तो मॉनसून आने तक, ठीक है, मतलब कि बारिश जब शुरू होगा तो उस समय से लेकर पूरे मॉनसून पीरियड में मनरेगा के फंड का इस्तेमाल करते हुए जो नदी है, नाले हैं, उनकी सफाई कराना, मरम्मत कराना, ताकि उसमें हम जल को संरक्षित कर सके। और आगे जो हमारे तालाब हैं, कुएं हैं, उसमें 100 दिन का लक्ष्य रखा गया था, ताकि हर गांव में जो भी नहरें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, उनकी साफ सफाई की जा सके, मरम्मत किया जा सके मॉनसून के आने से पहले, ताकि जब मॉनसून हो, बारिश हो, हमारे यहाँ तो बारिश का जो सबसे बड़ा है वो मॉनसून ही स्रोत है। ठीक है, तो जो मॉनसून हो और मॉनसून की जब बारिश हो तो उसका जो जल हो वो संरक्षित हो सके और हमारी भूमिगत जल पे, जो जमीन से हम पानी निकाल के यूज करते हैं, उस पे हमारा जो जरूरत है वो कम हो। ठीक है, तो उसी के लिए कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली खबर। हमारा जो डेली के 5 खबर का जो सीरीज है, इसके 20 तारीख के जो वीडियो में हमने चर्चा किया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। कल ये मैच ओवर हो गया, उसका जो फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चल रहा था वो ओवर हो गया, खत्म हो गया है। उसके बाद जो कुछ नए रिकॉर्ड्स बने हैं उस पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपडेट। ठीक है, और ये मैच, जो फाइनल मैच किसके बीच में खेला जा रहा था? न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के। ठीक है, तो उसमें न्यूजीलैंड कल ये फाइनलिस्ट हो गया, मैच जीत गया। ठीक है, और इसमें मैन ऑफ द मैच बने हैं न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन। ठीक है, और सबसे ज्यादा रन जो है वो उन्होंने बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है एम लैम्बुस-गनी। अब एम लैम्बुस-गनी कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कहां से आ गए जी? ये तो मैच तो भारत और न्यूजीलैंड का था, ये तो फाइनल हुआ था। ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है आज थोड़ी चल रहा है, 2019 से चल रहा था। ठीक है, अब इसके बारे में यदि आपको और डिटेल चाहिए तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया होगा। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी कैसे हो गया सबसे ज्यादा रन बनाने वाला। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी है वो हमारे देश के रविचंद्रन अश्विन रहे हैं। ठीक है, और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है? केन विलियमसन उसके कप्तान है। ठीक है, आइए बढ़ते अगली खबर की। बहुत जल्दी ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनने वाला। अभी दूसरे नंबर पे चीन हमसे आगे, लेकिन बहुत जल्दी हम उसको पछाड़ने वाले हैं। और ऐसे समय में जब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन रहा है और हम जनसंख्या को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कर रहे हैं, वैसे समय में यदि भारत के अंदर कहीं पे ये अनाउंसमेंट हो कि जो माता पिता ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा, तो यह अपने आप में हास्यास्पद तो होता ही है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर भी बनती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये कहां की खबर है और क्यों है। असल में मिजोरम के खेल मंत्री हैं। ठीक है, मिजोरम के खेल मंत्री हैं रॉबर्ट रोमाविया राइटे।
इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनाउंस किया कि जो भी माता पिता ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो जो ज्यादा बच्चों के जो जीवित माता पिता होंगे उनको 1 लाख रुपए तक का इनाम, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैसे ये सरकार के खजाने से नहीं दिया जाएगा, एक प्राइवेट संस्था है वो इसका भरण करेगी इस खर्च को। ठीक है, तो अब ये क्यों किया उन्होंने वो भी जान लेते हैं। क्योंकि जो वहां के मिजो समुदाय है उसके बीच में जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम हो रही है और वहां पे बांझपन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, बांझपन में काफी वृद्धि आई है। इस वजह से वहां की जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे ने ये अनाउंसमेंट किया है। और यदि एक बार जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो वहां की मिजोरम की जो जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या है 52, जो कि सबसे सेकंड लोएस्ट है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद उस नीचे से दूसरे पायदान पे आता है मिजोरम। और यदि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हमारा बिहार है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, यहां पे मैं लिख देता हूं, बिहार है और इसकी जनसंख्या घनत्व है 1106। आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि जो बिहार है उसका जनसंख्या घनत्व 1106 है और मिजोरम की जनसंख्या घनत्व 52। ठीक है, ये एक बड़ी अटपटी लेकिन जरूरी खबर है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर। काफी साल पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कॉटन की एक प्रजाति का उपयोग किया गया था जिसको बीटी कॉटन या बीटी कपास कहा जाता था। उसका काफी चर्चा रहा था। बाद में उसे देखा गया कि कॉटन की इंडस्ट्री को, कॉटन का जो उत्पादन है उसमें काफी वृद्धि हुई है। और अब उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अब रबर को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है हमारे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, ताकि जो रबर उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, उसी पे आइए एक नजर डालते हैं। ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर, जो उनका जो जेनेटिक्स होता है उसी के साथ थोड़ा सा बदलाव करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। और ये इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड करके रबर को किसने किया है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, कोट्टयम में। ठीक है, कोट्टयम केरला में है। ठीक है, और ये क्या है, इसने दुनिया के पहले जीएम रबर यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर लगाया कहां पे, असम में। असम के अंदर लगाया गया है ये। ठीक है, उसकी वहां पे उत्पादन होगा और उससे क्या होगा कि इससे क्या होगा, इसमें जो है प्रतिकूल जलवायु के अगेंस्ट भी जाकर के, मतलब कि जो प्रतिकूल जलवायु है वहां भी की परिस्थितियों को भी इस रबर को झेलने की क्षमता है। अन्यथा जो रबर का उत्पादन है वो देखा जाए तो जनरली समुद्र के किनारे वाले जगहों पे ही होता रहा है, लेकिन अब असम में इसकी खेती हो सकती है। उससे क्या होगा, रबर के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। ठीक है, इससे रबर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब जब रबर की बात होगी तो एक खबर हमारे बिहार से भी बनती है कि बिहार में एक रबर डैम बनाया जा रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिहार में रबर डैम बनाया जा रहा है, यानी एक डैम बनाया जा रहा है जो रबर से बना होगा। और किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, तो फल्गु नदी, जिसको कि निरांजना नदी भी कहते हैं। और कहां पे बन रहा है, तो गया के विष्णुपद मंदिर के निकट ये बनाया जा रहा है। और ये इसका बनाने का एक तो ये भी होगा कि लोगों को आने जाने में, उसके आसपास में सीता कुंड है और अगर अगल बगल के जो जगह है नदी को क्रॉस करने में आसानी होगी। साथ ही साथ इससे ये कोशिश भी की जाएगी कि जो नदी है, जो फल्गु नदी है, उसमें पानी का जो स्तर है अक्सर कम रहता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, 1 फुट पानी का स्तर हमेशा बना रहे, सालों भर बना रहे, ताकि उसको थोड़ा वहां पे सुंदरता भी बना रहे। और जो विष्णुपद मंदिर जो लोग जाते हैं, जो पिंडदान के लिए ज्यादा फेमस है, उनको वहां पे किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो इसीलिए एक रबर से निर्मित डैम का वहां पे निर्माण हो रहा है। तो ये आगे बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बिहार में रबर डैम का निर्माण कहां हो रहा है, तो कहां, गया में विष्णुपद मंदिर के पास में। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वैसे तो ओलंपिक्स का जब खेल होता है तो उसमें हर देश से बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं। हमारे देश भारत से भी ज्यादा मेडल लाए या न लाए, लेकिन सैकड़ों खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं, ओलंपिक में जाते हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए भी बहुत सारे खिलाड़ी जा रहे हैं। उसमें से एक खिलाड़ी है जिसका काफी चर्चा है,
क्यों चर्चा है? क्योंकि वो पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है। ठीक है, पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी है। क्या नाम है? लॉरेल हबर्ड। ठीक है, क्या है, कौन सा खेल है? भारोत्तोलन खेलती है। ठीक है, किस कैटेगरी में गई है? तो सुपर हैवीवेट वर्ग में सिलेक्शन हुआ टोक्यो ओलंपिक के लिए। किस देश से? तो न्यूजीलैंड से। तो पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली है लॉरेल हबर्ड। ठीक है, ये थी आज की वो 5 खबरें जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जगह बना सकती है। फिर हाजिर होगा कल शाम के 7 बजे लेकर के वो 5 खबरें जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी होंगी। धन्यवाद।